नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के अयोध्या दौरे पर मंगलवार को आ रहे हैं और बता दें कि सीएम 6 और 7 अगस्त को अयोध्या में रहेंगे और इस दौरान उनका अयोध्या में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से रामकथा पार्क स्थित हेलीपैड पहुंचेंगे और जिसके बाद वे हनुमानगढ़ी और श्रीराम लला का दर्शन पूजन करेंगे और इसी के बाद मुख्यमंत्री आयुक्त सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे और इसके बाद विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। और वहीं 7 अगस्त को मुख्यमंत्री सरयू अतिथि गृह से ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र दास महाराज की समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद दिगंबर अखाड़ा में ब्रह्मलीन परमहंस रामचंद्र महाराज की मूर्ति का अनावरण और भंडारा कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर के लिए रवाना होंगे। उत्तर प्रदेश में मात्र 5,000 रुपए के स्टाम्प शुल्क के साथ अपनी अचल संपत्ति को रक्त संबंधियों के नाम करने की बड़ी सहूलियत देने के बाद अब पारिवारिक विभाजन और विस्थापन में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और साथ ही जीवित व्यक्ति की अपनी संपत्ति को अपने परिवारी जनों के नाम किए जाने से दे स्टाम्प शुल्क भी 5,000 रुपए तय किया जाए। सीएम ने कहा कि अधिक खर्च के कारण प्राय परिवार में विभाजन की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टाम्प शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए। मंगलवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रमुख दिशा निर्देश दिए गए और बता दें कि 7 सालों के प्रयासों से प्रदेश में एक मंडल एक विश्वविद्यालय की परिकल्पना पूरी हो चुकी है और सभी 18 मंडलों में विद्यालयों की स्थापना हो चुकी है और साथ ही कई मंडलों में निर्माण कार्य भी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मंडलों के बाद अब हमारा लक्ष्य एक जिला एक विश्वविद्यालय का होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दर्ज होता है जो कुछ सुखद अनुभव कराता है तो वहीं कुछ जो असीम दर्द या पीड़ा दे जाता है। ऐसा ही एक दुखद पल 6 अगस्त का दिन आपके साथ लेकर आता है और साथ ही इस दिन को हिरोशिमा दिवस के रूप में दुनिया याद करती है और बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 6 और 9 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमकारी के पीड़ितों को याद करने के लिए सदन का नेतृत्व किया है। माननीय सदस्यगण, आज से 79 वर्ष पूर्व दिनांक 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग घायल हुए थे या जीवन भर के लिए अपंग हो गए थे। इस घटना ने पहली बार मानवता का परमाणु बम की विवक्षा से परिचय कराया था।
इस घटना के इतने वर्षों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी के निवासी परमाणु विकिरण के खतरनाक दुष्प्रभावों को झेल रहे हैं। आज अवसर है कि हम विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराएं। ये सभा परमाणु हथियारों को समाप्त करने और वैश्विक शांति, सद्भावना और मैत्री की भावना के प्रसार के लिए सामूहिक रूप से संकल्प लेती है। अब ये सभा जापान में परमाणु बम गिराए जाने से पीड़ित व्यक्तियों की स्मृति में कुछ देर मौन रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि वो इस बार भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत व्यापक तरीके से भव्यता दिव्यता के साथ मनाने की योजना बना रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए बैठक की गई है। आगे कार्यों को लेकर बैठक योजना बनाई जा रही है। देखिए, ये चूंकि 5291 वाला विशेष जन्मोत्सव का कार्यक्रम भगवान श्री कृष्ण जी का है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उनके प्रकटोत्सव के बारे में, उनके अवतार के बारे में और गीता का संदेश जो पूरे देश और विश्व कल्याण के देने का उन्होंने काम किया है, उनका विशेष महत्व है। इस बार के जन्मोत्सव को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने के लिए हम लोग बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को बनाने का काम करने की योजना बना रहे हैं। अगली खबर उज्जैन से है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से पीएम धार्मिक पर्यटन सेवा की शुरुआत की गई है। पीएम धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्रों तक श्रद्धालुओं की पहुंच सुगम होगी और पीएम धार्मिक पर्यटन सेवा शुभारंभ अवसर पर उज्जैन के बता दें कि उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर आधारित इस हवाई सेवा से नागरिक प्रदेश के रमणीय धार्मिक पर्यटन स्थलों की सैर कर सकेंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उज्जैन में जल्दी ही एयरपोर्ट बनाने की बात भी कही है। उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा और आप देख सकते हैं पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा की शुरुआत और साथ ही उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया, उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा। वहीं साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये घोषणा की है कि उज्जैन में जल्द ही एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा की शुरुआत हो गई और साथ ही उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए घोषणा की गई है। सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा की है। उज्जैन में बनेगा एयरपोर्ट। सीएम मोहन यादव ने ये घोषणा की, उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन सेवा की शुरुआत हो गई है और साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बयान दिया कि उज्जैन में एयरपोर्ट बनेगा। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियां। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry.
गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। यदि महिला घर संभाल सकती तो पंचायत भी संभाल सकती है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बड़गांव से सरपंच हूँ। मेरे महिला सरपंच होने से जो और महिलाएं हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग अब बराबर कार्य करवा सकती है और कर भी रही हैं। भारत और हरियाणा सरकार के सपोर्ट से नॉन स्टॉप हमारे सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी लगवा दिए, गलियां बनवाई। इस गांव में पानी की समस्या ज्यादा थी तो उसके लिए भी हमने आरओ लगवाए हैं। सरकार ने बजट भी कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, खेलों में सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको। लोकसभा की कार्यवाही जारी है और बजट को लेकर चर्चा हो रही है। क्या कुछ हो रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। किसान चाहे तो बीमा कराए, चाहे तो नहीं कराए, ये जानकारी कई बार मैं जाता हूं तो लोगों को पता नहीं होता कि बीमा कराना कंपलसरी नहीं है, स्वैच्छिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बता दें, आप एक डिटेल बता दें इसकी फसल बीमा की। जब पुरानी फसल बीमा योजना थी उस समय जो बैंक का ऋणी रहता था उसको उसका बीमा आवश्यक रूप से किया जाता था और बीमे की जो प्रीमियम की राशि थी बैंक अपने आप काट लेता था। सरकार ने इस विसंगति को दूर किया और इस योजना को स्वैच्छिक बना दिया कि अपनी मर्जी है तो बीमा कराएं और मर्जी नहीं है तो बीमा ना कराएं। जबरदस्ती इस योजना में बिल्कुल नहीं है। पहले अलोनी अऋणी किसान बीमा नहीं करवाता था, लेकिन अब वो भी चाहे तो बीमा करवा सकता है। और माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आज तक कितना क्षेत्र कवर हुआ है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि अब तक इसमें जो क्षेत्र कवर हुआ है वो 5,01,000 हेक्टेयर कवर हुआ है, बढ़ के 2023 में 5,98,000 हेक्टेयर हो गया और किसान 3,97,00,000 कवर हुए हैं। निरंतर ये फसल बीमा योजना किसान अपनाने का काम कर रहे हैं और योजनाओं को सरल बनाने के अनेकों उपाय सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय किए हैं, जिसके कारण योजना का लाभ लेने में किसान को दिक्कत और परेशानी ना हो। श्री कौशलेंद्र कुमार। पूरक प्रश्न पूछने के लिए मैं बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा देश में किसानों को लाभदायक योजना माना जाता है। आकस्मिक फसल नुकसान की भरपाई भी होती है, लेकिन हमारे राज्य बिहार में किसान फसल बीमा की प्रीमियम अन्य राज्यों से 3 गुना ज्यादा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि फसल बीमा बिहार में प्रीमियम जो है तर्क संगत बनाया जाए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा के, प्रधानमंत्री फसल बीमा के अलग अलग 3 मॉडल हैं और उस मॉडल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार केवल पॉलिसी बनाती है। राज्य सरकार जिस मॉडल को चुनना चाहे उस मॉडल को चुनती है और जैसा कि आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, मॉडल चुनने के बाद बीमा कंपनियां प्रतिस्पर्धी दरों पर, क्योंकि कई बीमा कंपनियां निजी क्षेत्र के भी और सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना लागू करने का काम करती है और ये फसल बीमा योजना हर राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। जो राज्य अपनाना चाहे अपनाए, जो राज्य नहीं अपनाना चाहे नहीं अपनाए। बिहार ने अभी तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, जो योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है,
उसको अपने यहां लागू नहीं किया है। बिहार की एक अपनी योजना है राज्य की, तो वो उस योजना के हिसाब से अपने किसान को लाभान्वित करते हैं। श्रीमती के कनिमोजी। Thank you, sir. Sir, the Standing Committee on Agriculture and its report on the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, an evaluation on 10th August 2021 has highlighted several key issues, and including it's one of the important things it's mentioned is delays in settlement of the insurance claims by the farmers. And it is a very complicated process also to get the claims. And for example, my constituency Thoothukudi, during last December 2023, we had unprecedented floods, and many of the farmers have insured their crops, but even after 7 months, they have not got the claim, the money they to get from the insurance, and they're still waiting. And in your reply, the minister has said that they do not plan, there's no proposal for constituting a committee of experts on simplification of the rules on crop insurance. Will the minister reconsider that, because it is quite complicated, because it has to be district-wise. Unless the crop failure is district-wise, sometimes they do not give insurance. It's very complicated. So to simplify it further, will they consider constituting a committee? And also, I'd like the minister to reply about Thoothukudi farmers also. Thank you, sir. Very good question. माननीय अध्यक्ष महोदय, योजना पूरे देश के हर जिले के हर किसान के लिए है। योजना की इकाई भी पहले कभी विसंगतियां होती थी कि ब्लॉक को इकाई बना दिया जाता था। अब ग्राम पंचायत को इकाई बनाया गया है, ताकि ग्राम पंचायत में अगर किसान का नुकसान हो तो उस किसान के नुकसान की भरपाई ढंग से की जा सके। जो पहले की योजनाओं में कमियां थी वो हमने दूर करने का काम किया, और इसके साथ हर ग्राम पंचायत में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कम से कम 4 किए जाएंगे, ये आवश्यक कर दिया है। फिर एक और हमने नवाचार किया है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। अब नुकसान का आकलन नजरी नहीं, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से 30% कम से कम करना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि अगर रेवेन्यू का अमला करता है तो कई बार गड़बड़ होने की संभावना रहती है। ये बात सही है कि कई बार क्लेम के भुगतान में देरी होती है, लेकिन उन देरियों में हमने सारे कारण देखे। अभी तक जो व्यवस्था है माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से उपज डेटा प्राप्त होने के 1 माह के भीतर दावे की गणना की जाती है। देखो, हम पॉलिसी बनाते हैं, उसको ठीक से इंप्लीमेंट करना राज्य सरकार का भी काम है, राज्य सरकार का काम। और उस दावे के भुगतान में अगर देर होती है तो अब एक प्रावधान में माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा, हमने कर दिया है कि बीमा कंपनी अगर देर करेगी तो उस पे 12% की पेनाल्टी लगेगी, जो सीधे किसान के खाते में डाली जाएगी। लेकिन देरी के कारण में अगर हम गए तो अधिकांश 90.98% कारण है राज्यों द्वारा प्रीमियम सब्सिडी में अपने हिस्से को देर से जारी करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकारों से निवेदन करना चाहूंगा, तमिलनाडु की राज्य सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो अपनी तरफ से प्रीमियम की सब्सिडी में अपना हिस्सा जारी करने में देर ना करे। 90% से ज्यादा देरी इसलिए होती है, कई बार उपज के आंकड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, कुछ मामलों में बीमा कंपनी और राज्य के बीच विवाद कुछ होता है, कई बार किसानों के कुछ नंबर गलत आ जाते हैं, उसके कारण थोड़ी देरी होती है। लेकिन पहले एक और व्यवस्था थी कि राज्य सरकार जब प्रीमियम की अपनी राशि देती थी तभी केंद्र सरकार अपना हिस्सा देता था। हमने एक प्रावधान और किया है कि हमने राज्य के शेयर से अपने आप को डीलिंक कर लिया है और केंद्र सरकार अपना शेयर तुरंत जारी करेगी, ताकि किसान के भुगतान में देरी ना हो। केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल ही जाए,
और फिर मैं माननीय सदस्य जी को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्लेम प्राप्त करने में देर होगी किसान को तो इसी खरीफ की फसल से ये 12% पेनाल्टी लगा के सीधे किसान के खाते में डलवाने का काम होगा। जहां तक योजना के बारे में कोई समिति बनाने का सवाल है, आज मुझे आवश्यकता महसूस नहीं होती। माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देना चाहेंगी तो उनका स्वागत है। हरिंदर मलिक जी, आप एकदम क्यों उठ गए? मुझे बुला तो पहले उठ गए थे आप तो। मानवर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मानवर, मैं माननीय मंत्री जी साहब के माध्यम से जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अभी इस सम्मानित सदन में कहा कि ये बीमा योजना स्वैच्छिक है। मेरी निश्चित जानकारी है कि आज हर किसान कर्जबंद है, सबके पास केसीसी है और केसीसी जो बैंक करता है वो तुरंत फसल का बीमा करता है। नंबर 1। नंबर 2, जो आप क्लेम देते हैं, जो लागत मूल्य है किसान की फसल का, क्या उसके समकक्ष है या नहीं? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना नुकसान होता है उतना क्लेम दिया जाता है। समकक्ष का सवाल इस पे क्या है? नुकसान के आधार पर क्लेम का भुगतान होता है। केसीसी का काटना ये भी बता दे दूं। नहीं, ये इस योजना में पहले था, अब नहीं है। किसान की इच्छा के ऊपर है कि वो बीमा करवाए या ना करवाए, जबरदस्ती कोई क्लेम नहीं काट सकता। एक मिनट माननीय, प्लीज 1 मिनट। डिबेट नहीं करते, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज डिबेट नहीं करें। ऐसे माननीय मंत्री जी ने भी जानकारी देती थी, मैंने भी जानकारी दी थी। मेरी जानकारी के लिए क्लेरिफिकेशन चाह रहा था। अब जब दोनों तरफ से क्लेरिफिकेशन हो गया तो आप मन में शंका मत रखो। कोई जबरदस्ती काटता है तो किसान उसको लिख के दे दे, उसका नहीं काटा जाएगा। किसान लिख के नहीं देता, इसलिए काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 204 दिलीप सेकिया जी। अब इस पर बहुत लंबी डिबेट है, आप अलग से नोटिस दे देना, कभी व्यवस्था देंगे इस विषय पर। नंबर 204। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर विवरण रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, देश के आर्थिक विकास में सहकारिता क्षेत्र का जो एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन रहा है, इसका पता चला तब जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2021 में 6 जुलाई को सहकारिता मंत्रालय का निर्माण किया गया और इस विभाग का जिम्मेदारी हमारे सबके प्रेरणा स्रोत माननीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को मिला। पिछले 3 सालों में देश के आर्थिक विकास में जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, काफी मात्रा में देश भर में खोला गया है। मेरा सवाल है कि देश में आने वाला समय के लिए हर क्षेत्र को, कृषि से लेकर हर क्षेत्र को जोड़ने के लिए और कितना प्राथमिक समितियां राज्यों भर खोलने का योजना भारत सरकार का सहकारिता मंत्रालय का है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी कहा तो सच है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प रखा है उसके पूर्ति के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय का गठन किया और तब से माननीय देश के सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में इस सहकार क्षेत्र को अधिक ताकतवर बनाने के लिए, अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारे कुछ पहल यहाँ पे शुरू है। कुल 54 पहलें इस सहकारिता मंत्रालय ने बनाई है, जिससे अपने पैक्स के माध्यम से, जिन्होंने अभी यहाँ पे उल्लेख किया पैक्स का, तो पैक्स इसमें अधिक महत्वपूर्ण हमारा एक इसका हिस्सा है और उसके माध्यम से ग्रामीण जो जनता है उससे बहुत मात्रा में जुड़ी हो रही है। कई राज्यों तो ऐसे जैसे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, 50% से अधिक जनसंख्या सहकारिता से जुड़ी हुई है और इसीलिए अब तक पूरे देश में तकरीबन 1,05,000 पैक्स का गठन हुआ है और इनका काम
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।